हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फर्स्ट ईयर है, सभी के लिए कॉमन है, किसी एक ट्रेड के लिए मैं नहीं करवा रही हूँ। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। और आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये हो चुकी हैं, ये क्लासेस आप लोगों की हो चुकी हैं। और आज हमारी क्लास होगी क्लास नंबर 11। इससे पहले की 10 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है आप लोगों की। चैनल पर जाएंगे तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो क्लास के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट स्क्रीन पर ही शो होने लगेगी। तो आज का टॉपिक है मेंटेनिंग इफिशियंसी, और क्लास नंबर है हमारी कौन सी, क्लास नंबर है 11, और टॉपिक है मेंटेनिंग इफिशियंसी। और इसके हम आज करेंगे 20 क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। और जिन लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं वो साथ साथ में कमेंट भी करते जाइए। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो। पहला क्वेश्चन है, अ वर्कर हेल्प ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज सच अ वर्कर इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम परिणाम लाने में मदद करता है, ऐसे कार्यकर्ता को डैश कहा जाता है। एक कार्यकर्ता है, कोई काम करने वाला है, जो वहाँ पर सामान, किसी कंपनी में सामान उपलब्ध है, ठीक है, सामान उपलब्ध है, तो उससे कोई सर्वोत्तम परिणाम यानी कि कोई भी बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ठीक है, मतलब जो बेकार सामानों से अच्छा बनाना, एक इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो कोई काम करने वाला है जो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, अच्छे परिणाम लाने में मदद करता है, तो ऐसे कार्यकर्ता को क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिव। क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। अब क्वेश्चन देखो, पढ़ोगी, अपराधी तो नहीं होगा, ठीक है, वो इतना अच्छा काम कर रहा है, एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाने में मदद कर रहा है, तो वो अपराधी तो नहीं होगा, बुरा भी नहीं होगा, स्वार्थी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बी उत्पादक कहलाएगा। नेक्स्ट है, हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। बढ़ी हुई उत्पादकता का लाभ किसे मिलता है? बढ़ी हुई उत्पादकता का लाभ किसे मिलता है? मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी मात्रा में हो रहा है, मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो क्या होगा? किसको फ़ायदा होगा? सरकार को फ़ायदा होगा, कंज्यूमर और मजदूर को भी फ़ायदा होगा, व्यापार को फ़ायदा होगा, उपरोक्त सभी को फ़ायदा होगा। आप कहोगे मैडम जी आपने एक ट्रिक बताई थी कि जिस भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आए ऑल ऑफ द अबव तो वो आंसर होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल, मैंने कहा था, आपको बहुत पहले बताया था। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑप्शन बी नहीं पढ़ना है। मैंने 98% बताया था कि ये आंसर सही होगा। 2% एक टॉपिक है, उसमें आप बहुत ही कंफ्यूज होने वाले हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कि जो आंसर है वो ये नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से 98% का रेशियो मैंने रखा है, 98% और 2% का, ठीक है। हाँ, आंसर तो यही है, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन बढ़ी हुई उत्पादकता का लाभ किसे मिलता है? सरकार को भी मिलता है, कंज्यूमर मजदूरों को भी मिलता है और व्यापार को भी मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, जो कि है आप बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वन कैन बी इफिशियंट एट द वर्क प्लेस इफ ही एंड सी। कार्यस्थल पर कुशल हो सकता है यदि वह ही, मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात की गई है। कार्यस्थल पर कुशल हो सकता है यदि वह समय का पाबंद हो या समय की पाबंद हो, नियमों का पालन करता हो या करती हो, सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करता हो या करती हो। तो वही कार्यस्थल पर कुशल कौन लोग हो सकते हैं? जो समय के पाबंद हों, बढ़िया सही समय पर उठें, अपने सभी काम करें और फिर काम पर जाएं, नियमों का पालन करें, जो भी आपकी कंपनी में रूल्स बनाए गए उनका पालन करें, सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करें, यानी कि आपके ग्लव्स, हेलमेट और ईयर प्लग, सनग्लासेस नहीं, ग्लासेस, सनग्लासेस तो बाहर के लिए थे, ग्लासेस, ये सारे पहन कर रखें। पीपीई किट जिसमें ये सब कुछ आता है ये पहन कर रखें, तो काम और भी कुशल होगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑल ऑफ द एबव। वही हमारा 98% क्राइटेरिया वाला हमारा क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि मैम आप पुराने क्वेश्चंस पढ़ा रही हो, मतलब पुरानी जो पीडीएफ है वो पढ़ा रही हो आप, या न्यू क्वेश्चंस पढ़ा रही हो।
तो आपको बता दें, मैं न्यू क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ, पुराने क्यों पढ़ाऊँगी? कि पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हुए थे, उसमें ये बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था, क्योंकि तभी नए नए ये क्वेश्चंस आए थे, तब बहुत कन्फ्यूज़न हुई थी कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, पुराने क्वेश्चंस आएंगे या फिर नए क्वेश्चन जो अपडेट किए गए हैं DGT की तरफ से वो क्वेश्चन आएंगे। तो वो कन्फ्यूज़न थी और वो कन्फ्यूज़न बनी भी रही, क्योंकि पुराने क्वेश्चन भी पूछे गए थे और नए क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, नए क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं और भरत स्किल पर पुरानी PDF भी हटा दी गई है। पुरानी PDF आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, न्यू क्वेश्चंस ही आपके हैं और न्यू क्वेश्चंस ही आप लोगों को पढ़ने हैं, पुराने से कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पर अगर आप पढ़ते हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, कि यूट्यूब पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, 1 साल पुरानी आपको क्लासेस नहीं देखनी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की। ठीक है, 1 साल पुरानी आप लोगों को क्लासेस नहीं देखनी है। नीचे लिखा होता है ना कि कितने दिन पुरानी है, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ या फिर कुछ ही दिन पुरानी है, तो वो आप पढ़ सकते हो। 1 साल पुरानी आप 9 महीने पुरानी, 10 महीने पुरानी, 11-12 महीने, मतलब 12 नहीं सॉरी 1 साल, इस तरीके से पुरानी क्लासेस आप लोगों को नहीं देखनी। ये मेरा सजेशन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पुरानी क्लासेस आप लोगों को नहीं देखनी है। न्यू क्लासेस जो चल रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर क्लासेस चल रही हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैटर ये नहीं करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर करें, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे नंबरों से पास हों। केवल पास नहीं होना है, बहुत ही अच्छे नंबरों से पाना है। आपको परसेंटेज 90% से आपका कम होना मतलब थोड़ा सा सही है, मतलब 80% से ऊपर आ जाए और 80 और 90% के बीच में रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है आपका ITI में। उससे कम होगा तो फिर इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा हर जगह, बट अगर 80 से 90% के बीच में है तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेफ्टी इंक्लूड, सुरक्षा में शामिल है। सुरक्षा में क्या क्या शामिल है? आप कहोगे नीचे देखो, नीचे क्या देखे भाई? ऑल ऑफ द एबव है हमारा ऑप्शन, लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है। लेकिन पढ़ तो लो पहले, सुरक्षा में क्या क्या शामिल होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। प्रॉपर हाउसकीपिंग, जो भी आपका कंपनी है वहाँ की प्रॉपर देखभाल होना। प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, औजारों और उपकरणों का उचित भंडारण और संचालन करना। उपयुक्त PPE का उपयोग, मैंने PPE का बोला था ना कि जिसमें पूरा किट होता है, ग्लव्स, हेलमेट, आपके ग्लासेस, ईयर प्लग, ये सारी चीज़ें आपके PPE में आपने कोरोना के टाइम पे देखी होगी, शायद इससे पहले देखी भी ना हो, लेकिन कोरोना ने सब कुछ दिखा दिया। मास्क पहनना दिखा दिया, पहले तो केवल डॉक्टरों को ही पहने देखा था, वो भी फिल्मों में, रियल में भी नहीं। अब कोरोना ने सबको दिखा दिया कि PPE क्या होता है, मास्क पहनना क्या होता है, क्या यूज़ होता है उसका, वरना पहले तो पता था कि बस डॉक्टर ही पहनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव ही होगा हमारा आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोथ ऑफ, एक संगठन का विकास डैश का विकास है। एक संगठन का अगर विकास हो रहा है तो अर्थव्यवस्था का विकास है, एक राजनीतिक दल का भी विकास होगा, या फिर एक मजदूर संघ का विकास होगा, और नन ऑफ द एबव तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं रहने वाला है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, तो एक संगठन का विकास अगर हो रहा है तो इकोनॉमी का भी विकास हो रहा है। क्या होगा? अर्थव्यवस्था का विकास है। एक संगठन का विकास अर्थव्यवस्था का विकास है, ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? किसी देश का आर्थिक विकास डैश है, जनसंख्या में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, परिवारों के आकार में वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका बता सकते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास उनकी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है। क्या होगा? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी होगा राइट। 7 नंबर क्वेश्चन, वर्क बिकम मोर इफिशियंट विथ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कार्य डैश के साथ और अधिक कुशल हो जाता है। कार्य इन सब में किसके साथ और कुशल हो जाता है? जनसंख्या वृद्धि के साथ नहीं, ट्रेड यूनियनों का विस्तार नहीं, टीम वर्क और सहयोग, या फिर विकसित देश बनाना। क्या होगा? जो कार्य है, जो काम है, वो टीम वर्क और सहयोग के साथ और अधिक कुशल हो जाता है। टीम वर्क और सहयोग के साथ और कुशल हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा राइट, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ GDP, सकल घरेलू उत्पाद का विस्तार क्या है? देखो सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो कितना फनी मैंने टाइप किया है।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जीडीपी का विस्तार क्या है, जीडीपी का विस्तार क्या है। मैंने क्वेश्चन में ही लिख दिया है सकल घरेलू उत्पाद, विस्तार क्या है। चलो इंग्लिश में आपको बताना है, हिंदी में तो पता चल गया कि जीडीपी का विस्तार क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद विस्तार होता है, हिंदी में तो हमने जान लिया। इंग्लिश में आप लोग बताइए जीडीपी का क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, जीडीपी का विस्तार क्या है ना, एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन अ कंट्रीज टोटल आउटपुट और रियल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर्थिक विकास को देश के कुल उत्पादन या वास्तविक डैश में वृद्धि से मापा जाता है। आर्थिक विकास को देश के कुल उत्पादन या वास्तविक डैश में वृद्धि में मापा जाता है। किस वृद्धि में मापा जाता है, जनसंख्या वृद्धि में, या फिर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में, एक राजनीतिक दल की वृद्धि में, या फिर ट्रेड यूनियनों का विस्तार में। किस वृद्धि में मापा जाता है, आर्थिक विकास देश के कुल उत्पादन या वास्तविकता को किस में मापा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से मापा जाता है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट। 10 नंबर क्वेश्चन is the process of transforming ourselves for a better physical, social, intellectual stage is called। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बेहतर शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक अवस्था के लिए स्वयं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक अवस्था के लिए स्वयं को बदल, यहाँ पे देखो स्वयं के बदलने की बात हो रही है, स्वयं को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप ऑप्शन पढ़ोगे, आंसर आप दे दोगे। संघ सदस्य, आपको संघ सदस्य कहा जाएगा अगर आप स्वयं को बदलते हो, शारीरिक, सामाजिक और मेंटली आप अपने आप को बदलते हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, संघ सदस्य नहीं कहा जाएगा। गुड वर्किंग, ये अच्छा काम है, लेकिन ये खुद को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पर्सनल ग्रोथ कहलाएगी, व्यक्तिगत विकास कहलाएगी। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट इज द एफर्ट टेकिंग टू लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज हेल्प्स टू। क्वेश्चन है, नए कौशल और प्रौद्योगिकी को सीखने के लिए किया गया प्रयास डैश मदद करता है। नए कौशल और प्रौद्योगिकी को सीखने के लिए किया गया प्रयास डैश मदद करता है, किसमें मदद करता है, जो नए कौशल हैं और प्रौद्योगिकी को सीखने के लिए मदद करता है, किसमें, ग्रोथ इन अवर प्रोफेशन, या फिर बिकम अ यूनियन लीडर, या फिर बी क्लोज टू पॉलिटिकल लीडर, या फिर कुछ नहीं। क्या होगा, हमारे पेशे में वृद्धि करता है, यानी कि हम जो काम करते हैं, हमारा जो प्रोफेशन है उसमें वृद्धि करता है। क्या होगा, ऑप्शन ए ग्रो इन अवर प्रोफेशन। आपको याद होगा, फिर से याद दिला दूँ, ये है क्लास नंबर 11 और टॉपिक क्या है, मेंटेनिंग एफिशिएंसी। इससे पहले की 10 क्लासेस किसने किसने देखी हैं, किसने नहीं देखी हैं। अगर जिन्होंने देख ली हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और रिवीजन हम जल्दी करवाएंगे। जैसे ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ये सारे के सारे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, सिलेबस है, जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही तुरंत आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। 2-4 क्लास आपकी होंगी रिवीजन की, ठीक है, रिवीजन आप लोगों का होगा। उसमें क्या होगा, आप लोगों को टॉपिक नहीं बताया जाएगा, आप लोगों को नहीं बताया जाएगा कोई भी टॉपिक, और आप लोगों को वो टाइम भी इतना नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे और थोड़ा टाइम देंगे आपको ऑप्शन पढ़ने का और आपको आंसर देना है। इस तरीके का होगा फटाफट से रिवीजन। इसीलिए कह रही हूँ कि सारी क्लास आप लोगों को देख लेनी है, सारी क्लास आप अटेंड कीजिएगा। साथ साथ में आप क्लास देखते जाएंगे तो इतना ज़्यादा आपको पेंडिंग क्लास नहीं रहेगी। ऐसा होता है ना कि आप 2-4 क्लासें भूल जाते हो, नहीं पढ़ते हो, फिर वो पेंडिंग रह जाती है, फिर पेंडिंग में ही रहती है, कभी वो दिखती ही नहीं है। और फिर एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले धक्का मुक्की, कमेंट में इतनी धक्का मुक्की होती है, फिर मुझे पढ़ने में बहुत, मतलब मैं पढ़ भी नहीं पाती, इतने सारे कमेंट आते हैं। और फिर आप कहते हो कि मैडम ने पढ़ाया नहीं, हमें बताया नहीं। आप एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ।
अगर आप पहले से एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो तो आपको ये देखना चाहिए कि कब से आपके एग्ज़ाम है। इसमें से 20 से 30% लोगों को पता नहीं हुआ कि कब से हमारे प्रैक्टिकल हैं, कब से हमारे सेशनल एग्ज़ाम हो चुके हैं या हो गए हैं, कुछ पता ही नहीं है किसी को। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आप लोगों को बताया जाता है कि कब आपके प्रैक्टिकल है, कब आपका एग्ज़ाम है, कब आपका हॉल टिकट आएगा, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आपका एग्ज़ाम है, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी दूसरे का एग्ज़ाम है, हमारा एग्ज़ाम नहीं है, या फिर किसी दूसरे की गर्ज है। ठीक है, कि हमारे पेरेंट्स का वो है कि हाँ हम उनकी वजह से पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और आपको ही पढ़ना होगा। चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टीम वर्क हेल्प्स टू, टीम वर्क डैश में मदद करता है। टीम वर्क जो है वो किस में मदद करता है? लर्न फॉर पीयर्स, साथियों से सीखें, अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग करें, काम में कुशल बने। तो जो टीम वर्क है वो हमें साथियों से सीखने में भी मदद करता है, अन्य कर्मचारियों के सहयोग में भी मदद होती है, मतलब कर्मचारियों का सहयोग ले लेते हैं और काम में कुशल भी बनते हैं। भाई जिस काम को करते जाते हैं उस काम में हम कुशल भी हो जाते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पोमोडोरो इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर। पोमोडोरो यह एक तकनीक है जिसका उपयोग टेस्ट के लिए किया जाता है। पोमोडोरो एक तकनीक है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? यह तकनीक है जिसका उपयोग टीमों में काम करना, यांत्रिक नौकरियां, समय प्रबंधन या बनाने वाली मशीनें काम करती हैं। तो पोमोडोरो जो तकनीक है उसका क्या उपयोग है? उसका उपयोग है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। क्या होगा? ऑप्शन सी, समय प्रबंधन। नेक्स्ट, पोमोडोरो इज द इटालियन वर्ड फॉर। पोमोडोरो डैश के लिए इटालियन शब्द है। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो पोमोडोरो है ये एक इटालियन शब्द है। तो इटालियन शब्द है तो इसका अर्थ क्या है? भाई तकनीक की बात की तो ये था हमारा टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर पोमोडोरो ये तकनीक है, इसका उपयोग क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट करना होता है। अब ये जो पोमोडोरो शब्द है ये तो इटालियन शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? ये अब देखो ऑप्शन देखो, आप कहोगे मैडम जी क्या लिस्ट विस्ट बना रही थी बाजार की, आपने ये ऑप्शन में क्या लिख दिया है कि बाजार से टमाटर लाने हैं, आलू लाने हैं, 1 किलो बैंगन लाना है, 2 किलो प्याज लाने हैं, ये आपने क्या लिख दिया है? भाई अपनी लिस्ट, बाजार की लिस्ट यहाँ क्यों लिख दी? यहाँ पे ऑप्शन लिखो, ऑप्शन। भाई ऑप्शन ही लिखा है। तो यहाँ पे जो पोमोडोरो शब्द है इसका अर्थ होता है टमाटर। टमाटर, हाँ जी बिल्कुल टमाटर होता है इसका अर्थ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन पर्सनल ग्रोथ। व्यक्तिगत विकास में कितने चरण होते हैं? व्यक्तिगत विकास में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पर देखो कितने चरण होते हैं, गिनते जाइए। मेंटल ग्रोथ होती है पहला चरण, दूसरा चरण जो होता है वो होता है सोशल ग्रोथ, थर्ड है स्पिरिचुअल ग्रोथ और फोर्थ है इमोशनल ग्रोथ। और कितने चरण होते हैं? एक चरण और है, यानी कि टोटल 5 चरण होते हैं और 5वां चरण है हमारा फिजिकल ग्रोथ। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। पहला है मेंटल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ। कितने होते हैं? 5 हमारे चरण होते हैं व्यक्तिगत विकास में। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग अवर सेल्फ फॉर अ बेटर फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेज इज। एक बेहतर शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और वित्तीय स्थिति के लिए खुद को बदलना क्या कहलाता है? एक बेहतर शारीरिक, आप यहाँ पे देखिए फिर से ध्यान से पढ़िए, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और वित्तीय स्थिति के लिए खुद को बदलना। यहाँ पे खुद को बदलने की बात यहाँ पर फिर से हुई है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आर्थिक विकास मत करना, इकोनॉमिक ग्रोथ मत करना, सामाजिक और वित्तीय स्थिति देखकर, ये जो आपने पढ़ा है सामाजिक और वित्तीय स्थिति ये आपने पढ़ा है, इसके लिए आप इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास आप ऑप्शन मत कर देना। यहाँ पे लास्ट में देखिए इन सब के लिए खुद को बदलना यानी कि पर्सनल ग्रोथ क्या होगा? पर्सनल ग्रोथ है, ऑप्शन बी होगा पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास। नेक्स्ट है एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे नीड टू। जैसे जैसे संगठन बढ़ते हैं उन्हें डैश की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है,
जैसे जैसे संगठन बढ़ते हैं, मतलब कोई एक छोटी सी कंपनी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, मौजूदा तकनीकों से संतुष्ट रहे, मतलब जो मशीनें रखी हैं और जितने कामगार हैं बस उतने ही रहें, जो मशीन है पुरानी घिसी पिटी बस उसी से संतुष्ट रहें कि हाँ चलो काम चल तो रहा है, क्या ज़रूरत है नए खरीदने की, या फिर बदलती तकनीकों से अपडेट रहें, मतलब जो तकनीक आ रही है, नई नई मशीनें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ हम लोग अपडेट होते रहें, या फिर मैनुअल रूप से संचालित तकनीक का प्रयोग करें, मतलब मैनुअल समझते हो, बिल्कुल ऑटोमेटिक, जिसमें इंसानों की ज़रूरत ना हो, ऑटोमेटिक रूप से संचालित तकनीक का प्रयोग करें, या फिर नन ऑफ द एबव। क्या हो सकता है, जैसे जैसे संगठन बढ़ते हैं उन्हें भाई बदलती तकनीकों से अपडेट रहने की आवश्यकता होती है, अपडेट रहने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट, एज टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है संगठनों को जैसे की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन होता है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है, संगठनों को किसकी आवश्यकता होती है, उच्च अंत मशीनरी खरीदें, समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें, या फिर कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना, या फिर उपरोक्त सभी। आप कहोगे कि क्वेश्चन तो हमें समझ में नहीं आया, ऑप्शन भी ठीक ठाक समझ नहीं आए, बस इतना समझ में आया कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। वो तो सही है, लेकिन क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है और ऑप्शन को भी समझना जरूरी है। एज जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है संगठनों को मशीनें भी खरीदनी होती हैं बढ़िया क्वालिटी की, अच्छी, समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी करें। भाई जब अच्छी मशीनें आएंगी, नई टेक्नोलॉजी की अपडेटेड मशीन आएगी, तो कर्मचारियों को तो ट्रेन करना पड़ेगा ना, भाई ये मशीन ऐसे चलती है, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस पीपल मैनेजमेंट, क्वेश्चन पूछ रहा है पहचाने जो लोग प्रबंधन एक अच्छा अभ्यास नहीं है, लोग प्रबंधन यानी कि पीपल मैनेजमेंट का एक अच्छा अभ्यास नहीं है, पहचाने, इनमें से पहचानना है कि कौन पीपल मैनेजमेंट का एक अच्छा अभ्यास नहीं है। व्यवसाय के विकास में कर्मचारियों को शामिल करना, हर गलती के लिए मेमो देना, कर्मचारियों के साथ संचार, या फिर कर्मचारी छुट्टी की पेशकश। क्या हो सकता है, एक अच्छा अभ्यास नहीं है। हर गलती के लिए मेमो देने का क्या मतलब है कि हर गलती पर टोकना, हर गलती के लिए बताना, ठीक है, तो ये एक अच्छा नहीं है पीपल मैनेजमेंट के लिए। क्या होगा, गिविंग मेमो फॉर एवरी मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग आउट अ फॉर्म बाय आंसरिंग क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ, क्वेश्चन पूछ रहा है सवालों के जवाब देकर फॉर्म भरना डैश का एक हिस्सा है। सवालों के जवाब देकर फॉर्म भरना मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की बात नहीं हो रही है कि क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर लिखना है। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, लिखित नहीं मौखिक, किसी ने आपसे सवाल पूछा और आप उसका जवाब दे रहे हो, ठीक है, और वो जवाब वो अपने किस में लिख रहा है, वो अपने फॉर्म में लिख रहा है, फॉर्म में भर रहा है, तो ये किसका हिस्सा है, लेखांकन का हिस्सा है, कास्टिंग का हिस्सा है, परीक्षा का हिस्सा, या फिर अ क्वेश्चनरी सर्वे, एक प्रश्नावली सर्वेक्षण हो रहा है। भाई क्वेश्चन ऐसा मौखिक सवाल हो रहे हैं और जवाब भी दिए जा रहे हैं, फॉर्म में भरा जा रहा है, तो ये क्वेश्चनरी सर्वे होगा, एक प्रश्नावली सर्वेक्षण कहलाएगा। चलो तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। क्लास हमारी वही होगी क्लास नंबर 11 और पार्ट 2 होगा इसका। इसमें हमारे होंगे 13 क्वेश्चन और इसी क्लास में लास्ट में 13 क्वेश्चन करने के बाद हम लास्ट में आपसे डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस के बारे में, आपके पासिंग मार्क्स के बारे में, क्योंकि 13 क्वेश्चन है जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा टिप्स वगैरह दूंगी आपके एग्जाम के लिए जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्जाम के लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है आपको, तो ज़रूर देखिएगा क्लास, सारी की सारी क्लासेस आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। प्लेलिस्ट पर आपको लास्ट में शो हो जाएगी स्क्रीन पर ही, और कोपा टेट के स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों की सारी क्लासेस हो गई हैं, सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, आपको प्लेलिस्ट पर क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे और भी क्लासेस करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे मैराथन क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। चलो ठीक है, तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में।